हाशिए पर धकेलते जा रहा है। आप लोग चूंकि आदिवासी समाज के बीच में हम बात कर रहे हैं, साथ ही आसपास में आदिवासी समाज के मुख से असली बात हमारे इस इलाके के लोग भी सुन रहे हैं। तो हमारा इतिहास लिखित में नहीं है। हमारे इतिहास को जिसने भी लिखा अपने तरीके से लिखा कि आदिवासी ऐसा है, आदिवासी वैसा है, आदिवासी ऐसा नाचता है, ऐसा गाता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा रहता है, सुधरा नहीं है, लुच्चा है, लफंगा है, खाने की अक्कल नहीं, पीने की अक्कल नहीं, उठने की अक्कल नहीं, बैठने की अक्कल नहीं, गाने की अक्कल नहीं, तमाम प्रकार की चीज़ें। लेकिन रियल में वो हम लोगों के बीच में आए नहीं और वाहवाही लूटने के लिए ढेर सारी किताबें लिख दी। आप लोग जानते हैं गायना गाते हम लोग, गायना कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। पिठोरा बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें चूंकि मैं बड़वानी जिले से आता हूँ तो वहाँ जो गायना गाते हैं उसमें बोलते हैं कि भूरियो व डोंगर है। क्या बोलते हैं? भूरियो व डोंगर है। भूरिया मतलब हल्का सा सफेद। वहां से आए और 7 समुंदर तक गए। अर्थात जब दुनिया की उत्पत्ति हुई उसके टाइम पे हम लोग इस देश में ही रहते थे और वहां से धीरे 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 करके जैसे जैसे आक्रमण हुआ हम लोगों के ऊपर, ये इतिहास आज का नहीं है, 5000 साल पहले का है। वहां से धीरे 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 करके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते करते जो अंतिम जंगल है वहां पर जाकर हम लोग बस गए और अभी भी हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाई आदिवासी और गैर आदिवासी की नहीं है, ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस देश में जो लड़ाई चल रही है वो संसाधनों की लड़ाई है। यहां पर जल जंगल जमीन और खनिज संपदा छीन लेने की लड़ाई है और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो सारे के सारे आदिवासी इलाके में आते हैं और हमारे लोगों को विस्थापित किया जाता है। विस्थापित होने के बाद में सरकार या व्यवस्था की जो गाइडलाइन है, एक निश्चित अमाउंट जो है मुआवजे के रूप में, भरपाई के रूप में दे दिया जाता है या खेती के बदले में खेती दे दी जाती है और कुछ लोगों की जमीन के ऊपर कागज नहीं बने होते हैं। हम लोग तो, हमारे पुरखों ने बताया था कि लकड़िया भाई तेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक है, इधर से उधर, ये पहाड़ है इधर, ये नाली है और ये बेहड़े का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये जमीन तेरी यहाँ से लेकर वहां तक की है। ये सरकार वरकार सब बाद में आई है और तब से हम लोग अपने अपने इलाके में रह रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट आता है, सर्वे होता है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लाखों रुपए जो हम लोग पैसे का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम जीने में विश्वास करते हैं कि हम और हमारी पीढ़ी कैसे अच्छे से जिए, अच्छे से भोजन मिले और यदि वर्तमान समय की बात करें तो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे कपड़े पहन ले, वार त्यौहार आए या शादी ब्याह हमारे ठीक से निकल जाए। संग्रहण की प्रवृत्ति हम लोगों के बीच में नहीं रही, मुनाफे की प्रवृत्ति भी हम लोगों में नहीं रही। इसलिए जब पैसा मिलता है तो हम लोग, ये हमारी कमजोरी है, हम लोगों को दोनों पक्ष पे विचार करना है। कुछ पैसा मिलता है, जैसे नर्मदा के ऊपर डैम बना, सरदार सरोवर डैम बना, उसका मुआवजा मिला, तो ये जो नर्मदा पट्टी के लोग हैं, किसी ने 4 व्हीलर खरीद ली, किसी ने 2 व्हीलर खरीद ली और साथ में ड्राइवर रख लिए और शहर में गए और बड़े बूढ़े लोग कैसे रहते हैं वैसे ही जीने का प्रयास किया और वो पैसा बर्बाद कर दिया और फिर रोड पे आ गए।
गाड़ी भी बेची, घोड़ा भी बेचा और बंगला भी बेचा, और फिर माथे पे पोटली रख के और माताएं हमारे कंधे पे बच्चे को बांध करके पलायन करके निकल गए। तो ये मैं व्यवस्था की ओर इशारा करना चाह रहा हूं। सरदार सरोवर डैम बनता है, उसमें करोड़ों गैलन पानी इकट्ठा होता है, उससे जो बिजली बनती है, उससे जो मुनाफा होता है, विस्थापित लोगों को कितना मिलता है ये समझने की जरूरत है। क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों तक उनको मुआवजा देने का या उनकी रॉयल्टी देने का प्रावधान इस देश के कानून में है? नहीं है। और हम लोगों को विस्थापित करके, ये तो डैम की बात हुई, हम लोगों को विस्थापित करके आप लोहा निकालते हो, कोयला निकालते हो, कोबाल्ट निकालते हो, सोना निकालते हो, चांदी निकालते हो, और आप मुआवजा देके भूल जाते हो, और उससे आपकी आने वाली पीढ़ियां मुनाफा कमाते हो, और हम लोगों को वही भूल जाते हो। तो ये अंतर यहां पर है। हम लोगों की स्थिति बद से बदतर क्यों होते जा रही है, उस पे ये चूंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आखिर खामी कहां पर है। क्यों मेरा समाज सुबह 4 बजे उठता है, वो मुर्गा कुकड़ों को बोलता है, अभी तो नहीं बोलता यहाँ क्योंकि शहर में आ गए, तो उस बात पे भी आऊंगा मैं थोड़ा सा आखिरी में। कुकड़ों को की बात आती है, घर का बुजुर्ग उठता है, बुजुर्ग माता उठती है और घर के सब लोगों को उठाते हैं और सबको अपने अपने काम में लगाते हैं, और घर के काम निपटाने के बाद में खेत में निकल जाते हैं, पूरे धूप में काम करते हैं, और शाम को दिन डूबने को वापस आते हैं पसीने से तरबतर होके। फिर भी मेरी माताएं वापस आते आते लकड़ी बीनते हुए आती हैं, सर पे मोली लेके आती है और खाना बनाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग झोपड़ी में क्यों हैं और बाकी लोग बिल्डिंगों में क्यों हैं, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आप पूरी शारीरिक मेहनत करते हैं, पूरा ईमानदारी से काम करते हैं, और वतन की बात करें तो आदिवासियों से ज्यादा वफादार कौम वतन के लिए इस भारत देश में नहीं है। मेरे समाज के महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति दे दी। ये तो हमारे महापुरुष, ये हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं वो लड़े, तब जाके टंट्या भील को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिला, तब जाके बिरसा मुंडा जी को स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा मिला, अदरवाइज इसको चोर कहते थे। क्यों? जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी उंगलियां नहीं कटाई, उनके नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए, लेकिन जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनके नाम इतिहास के पन्ने में नहीं मिले। जब टंट्या भील के इतिहास खोजने की बात हुई तो टंट्या भील का इतिहास भारत देश में नहीं मिला, ब्रिटेन में मिला। क्यों? ये सिर्फ चोर उचक का डाकू थे? नहीं, हमको जमीन दिलाने वाले हमारे महापुरुष हैं, साथ ही साथ इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ये महापुरुष हैं, लेकिन आप लोगों ने इतने साल तक छुपा के रखा। ये आपकी नादानी है, ये आपकी नासमझी है। तो अभी भी हम कह रहे हैं, ये तो जो सामने आ गए वो निकल के आ गए, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनका नाम नहीं है। तो मेरे समाज के जो नौजवान साथी हैं, जो मेरे समाज के रिसर्चर हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? हम दूसरे से अपेक्षा कम करेंगे और अपनों से ज्यादा अपेक्षा करेंगे, क्योंकि काम अपना है, अपना इतिहास खोजना है। लोगों ने तो ऐसे ऐसे ग्रंथ बना दिए, आज से 5000 साल पहले जो ग्रंथ बनाए आज भी प्रासंगिक है और आने वाले हजारों साल तक भी प्रासंगिक रहने वाले हैं। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, उनकी आने वाली कौम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।
लेकिन मेरे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्या ड्यूटी है, यह समझने की जरूरत है। आप भी ऐसा ग्रंथ बनाइए जो आज तो प्रासंगिक हो, लेकिन आने वाले हजारों साल तक के लिए प्रासंगिक हो, और मेरे समाज की आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े, जाने, समझे और उनके आजीविका चले। ये काम नौजवान साथियों को और पढ़े लिखे लोगों को करने की जरूरत है। तो मैं बात बता रहा था, बात चूंकि महापुरुषों की आ गई थी इसलिए थोड़ा सा टर्न किया कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी हमारे दिन फिरते नहीं हैं। ये तो हम लोग भले हैं कि पढ़ लिख गए और नौकरी में आ गए, इसलिए 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे बंगले में रह रहे हैं। वरना अंतिम पंक्ति के लोग आज भी कभी शाम को ऐसा बोलते हैं, भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं। लेकिन आदिवासी समाज में आज भी ऐसी स्थिति है कि भूखे उठते और भूखे सोते हैं लोग। वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है, वो कपड़े के लिए संघर्ष करता है, अपने आने वाले नौजवान के लिए अच्छी शिक्षा के लिए संघर्ष करता है, बीमार हो जाता तो उसके इलाज के लिए संघर्ष करता है, और मकान तो उसके नसीब में, कुछ लोगों के नसीब में होता है, कुछ लोगों के नसीब में नहीं होता है। ऐसा क्यों? मेरा समाज या तो जंगलों या वनों पे आधारित जो उपज मिलती थी उससे अपना गुजर बसर करता था, या खेती से अपना गुजर बसर करता था या करता है, या मजदूरी से अपना गुजर बसर करता है। लेकिन इस देश की व्यवस्था कैसी है उसको समझने की जरूरत है। आपके हाथ में जो मोबाइल है आप लोग चला रहे हैं, उसकी कीमत कौन तय करता? आप तय करते हैं या मोबाइल को चलाने वाला तय करता है? मोबाइल को बनाने वाला तय करता है। आप जो कपड़े पहने हैं उसकी कीमत कपड़े बनाने वाला तय करता है या उसका उपयोग करने वाला तय करता है? उसको बनाने वाला तय करता है। मोबाइल की कीमत कैसे तय होती है? मोबाइल की कीमत उसमें लगने वाले सारे पार्ट्स की कीमत को जोड़ा जाता है, उसमें काम करने वाले जो मानव श्रम लगा है उसको जोड़ा जाता है, उसके फैक्ट्री के, उसके मशीन के, उसमें जितने भी तंत्र लगते हैं, रिसर्च लगता है, उसको जोड़ा जाता है और फिर देखा जाता है कि इस मोबाइल में कितनी लागत लगी। तो बोले 10,000 रुपये। तो मुनाफा कितना जोड़ना चाहिए? 5,000 की 10,000। जोड़ने के बाद में आपके हाथ में 10,000 का मोबाइल जो पार्ट से या 5,000 का हो वो 20,000 15,000 का आपके हाथ में दिया जाता है। लेकिन इसके उल्टा जाके देखिए, जब उल्टा जाके देखते हैं आप खेती करते हैं, जंगलों से लकड़ी लाते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं, तो आपकी जो कृषि की जो उपज होती है उसकी कीमत आपने बनाया ना, उसको आपने मेहनत की ना। कौन तय करता है? आप तय करते हो या दूसरे लोग तय करते हैं? दूसरे लोग तय करते हैं। इसलिए आपके परिवार में जो खेती में काम करते हैं, जब उसका उचित मूल्य तय करते हैं ना, ये देश की जो अव्यवस्था है उसको हमको समझने की जरूरत है। तो एक व्यक्ति का मानव श्रम जोड़ा जाता है, उसके हल पत्थर बेल और उसके परिवार के लोगों का मानव श्रम नहीं जोड़ा जाता है। उसका घिसारा पिटारा, खाद बीज दवाई, निदाई गुड़ाई कटाई निकालने का कोई नहीं जोड़ा जाता है। उठा के कह दिया जाता है कि इस साल गेहूं की कीमत 2,000 रुपए कर दिया हमने, इस साल कपास की कीमत हमने 5,000 रुपए क्विंटल कर दिया। अरे किसानों की तो माला माल हो गई। अरे भाई क्या माला माल हो गई? जैसे ही आपने काटन की कीमत या कपास की कीमत 5,000 रुपए की, वैसे ही उससे बनने वाला जो कपड़ा है उसकी कीमत कई गुना में बढ़ जाती है, जिसका आपको अंश मात्र भी नहीं मिलता है। आपको तय करना चाहिए, वो तो बात दूर है। और मेरा समाज पीछे क्यों जा रहा है इसको हमको समझना है। हमारा समाज एक समय ऐसा था कि स्वावलंबी था। क्या था? स्वावलंबी था। इस शब्द को ध्यान से समझने और उसको व्याख्यायित करने की जरूरत है। हमारा समाज किसी पे आश्रित नहीं था। हमारा समाज आदान प्रदान की व्यवस्था में विश्वास करता था। मेरे यहाँ ज्वार हुई, आपके यहाँ बाजरा हुआ।
हम एक चौकी, एक पायली, जो भी आप भाषा यूज करते हैं, यदि मुझे बाजरा चाहिए तो मैं आपको जवार दे देता था और आप मुझे बाजरा दे देते थे, ठीक है। लेकिन ये जो व्यवस्था, हम ये पैसे वैसे, करेंसी वरेंसी, नोट वोट सब दुनिया में बाद में आए। ये हमको सिखाते जरूर हैं कि आदिवासी समाज कुछ नहीं जानता है, लेकिन सारी की सारी व्यवस्था दुनिया। एक और बीच में मैं इंटरप्ट करके उसको व्याख्या कर दूं, नहीं तो आदिवासी और गैर आदिवासी में भेद की बात चालू हो। इस दुनिया में सारे लोग आदिवासी हैं, सारे पूरे भारत देश के लोग भी आदिवासी हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भील, भिलाला, बारेला, पटिया, कोंड, कोरकू को कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में आदिवासी का मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? उत्तर दीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र व्यक्ति को मध्य प्रदेश में आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी उत्पत्ति के टाइम पे वो रहता था। ये अंदर खंड कर दिए, मैं थोड़ा सा फिर ऊपर जाऊंगा। मध्य प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र का आदिवासी, ये देश की व्यवस्था होना तो चाहिए। इस देश का जो आदिवासी महाराष्ट्र में जाए, गुजरात में जाए, राजस्थान में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, मणिपुर में जाए, या उत्तर प्रदेश में जाए, यूपी में जाए, बिहार में जाए, तमिलनाडु में जाए, केरला में जाए, कहीं पे भी आदिवासी रहना चाहिए। क्योंकि आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। जिसके पुरखे इस देश के मूल निवासी है, वो यहाँ का इंडिजिनियस पीपल है, वो यहाँ का मूल बीज है, वो यहाँ का देश है। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई। तो जब यहाँ के व्यक्ति को वहाँ ओपन कैटेगरी में, बहुत सारे लोग दूसरे वर्ड यूज करते हैं, अनारक्षित श्रेणी, ओपन कैटेगरी, सामान्य कोई वर्ड नहीं है, ओपन फॉर ऑल। अनारक्षित का मीनिंग क्या होता है? अनारक्षित का मीनिंग यह होता है कि उस श्रेणी में कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार ले सकता है। लेकिन देश में कुछ व्यवस्था ऐसी चल रही है कि ये सामान्य की सीट है, एसटी, एससी, ओबीसी का व्यक्ति या महिला नहीं ले सकती। गलत है, गलत धारणा है। तो जब ये यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाता है तो ओपन कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति इस देश में आता है तो वो ओपन कैटेगरी का होता है, और जो इस देश का मूल निवासी है वो यहाँ का इंडिजिनियस है, आदिवासी है। तो जो यहाँ ओपन कैटेगरी के हैं वो कहीं के इंडिजिनियस है, लेकिन वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरी जगह गया तो वो वहाँ का आदिवासी नहीं रहा। इसलिए ये चीज़ बहुत समझने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी की भी लड़ाई लोग चालू करते हैं। तो जो अपने मूल से दूर हुआ, अपने जड़ से दूर हुआ, अपनी मूल संस्कृति से दूर हुआ, वो ओपन कैटेगरी में आ गया। जो अपने मूल की ओर बना हुआ है, अपने मूल के साथ में, मूल संस्कृति के साथ में है, अपने पुरखों की जहाँ पर उत्पत्ति हुई वहीं पे रह रहा है, तो वो आदिवासी। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मानव मानव समान है, इंसान इंसान समान है। धर्म, पंथ, ग्रंथ, ये सब इंसान ने बनाया है, ये कुदरत ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। तो ये हमारा समाज स्वावलंबी, हम स्वावलंबी पे बात कर रहे थे। कोई साथी बोल देना, ज़्यादा लंबा समय हो जाए तो अपन टॉपिक को वहीं ड्रॉप करेंगे और फिर अगली बार जब मिलेंगे तब बात करेंगे। तो मेरे समाज के लोग स्वावलंबी थे। बारिश आ जाती थी तो खेती बाड़ी अपनी तैयार की, और हल, बखर, बेड़ी ये काय के होते थे? लकड़ी के होते थे या लोहे के होते थे कि स्टील के होते थे? लकड़ी के होते थे। बाजार से खरीद के कोई नहीं लाता था, घर में ही बनाते थे। मेरे दादाजी बनाते थे, मैं भी बना लेता था, लेकिन पढ़ लिख गया इसलिए भूल गया। ये दूर होता है अपनी संस्कृति प्रकृति से। तो
हल बखर लकड़ी बाजार पे डिपेंड नहीं, उसको जोतने के लिए जो रस्सी लगती है वो भी बाजार से नहीं लाते थे। और खेती में जब हम अपना धान बीज डालते थे, अन्न डालते थे, वो बीज भी घर में रहता था। और उसके बाद में जो धान धन्य अन्न आता था वो भी हमारे घर में होता था। शायद नमक हम बाहर से लाते थे, इसके अलावा कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाते थे। लेकिन आज पूरा की पूरा उल्टा हो गया है। बारिश होती है, हमको हल बखर रस्सी चाहिए तो धमनोत जाना पड़ता है। इसका मतलब हम व्यापारियों के विरोध में ऐसा नहीं है, लेकिन आप पीछे क्यों हो, इसमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आप सारी की सारी चीजें बीज से लेकर, लकड़ी से लेकर, रस्सी से लेकर जब इस धामनोत से खरीदोगे और वो मुनाफे में बेचेगा और आप अपनी फसल बेचोगे, वो घाटे में बेचोगे, सस्ती बेचोगे और महंगी चीज बाजार से खरीदोगे, आप ऊपर कहां से आओगे, ये सोचने की जरूरत है। जब हम बोलते हैं फसल की कीमत बना दो, तो जैसे गेहूं की कीमत हम बोलते हैं कि 4000 रुपए कर दीजिए, तो बिस्किट खरीदने जाओगे 10 का मिलता था, वो आपको 20 का मिलेगा। ये जो खाई है ऐसी थी तो ऐसी हो जाती है। और हमारे लोग बेचारे समझते नहीं, वो खुश हो जाते हैं कि अब की बार तो मामा ने हमको 4000 रुपए दे दिए किसानों को, या कमलनाथ जी ने हमारे लिए ऐसा कर दिया। हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी ऐसा भी नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, ज़्यादा लोग उसको मत देंगे, उसकी सरकार बनेगी। ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार तो हम जैसे गधे लोग बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, न बीजेपी की न कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की सरकार, न बीजेपी न कांग्रेस की, भारत देश की सरकार। और जब आप सत्ता में बैठ गए तो आपके लिए भेद नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, फलाना व्यक्ति यहाँ जाके काम करता है, फलाना टीचर उसकी बात करता, उसका ट्रांसफर कर दो, उसको इसमें फंसा दो, उसमें फंसा दो, उसको डिसमिस कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, उसकी डी खड़ी कर दो, लंबी विभागीय जांच करवाओ, उसको समझा दो, नहीं तो मुरैना जाने के लिए तैयार हो जाओ। वाह रे भाई, आप लोग बोलते हैं शासन की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारे समाज के लोग जो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, थोड़े बहुत जागरूक हुए, अब उसी योजना को वो अपने माध्यम से वहां ले जाना चाहते हैं, तो वो सरकार विरोधी हो जाता है। फिर जनहितकारी सरकार का मीनिंग क्या है? सब लोग अपने अपने समाज के लिए काम करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग जब समाज के लिए काम करते हैं तो तकलीफ हो जाती है, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। लेकिन अब आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, आप मुरैना, हम मुरैना जाके काम करेंगे। हमारा ट्रांसफर कीजिए आप बालाघाट, हम बालाघाट का जाके काम करेंगे। हमारा ट्रांसफर सिवनी कीजिए, सीधी कीजिए, जहाँ करना कर दीजिए। हम तो आदिवासी समाज के लिए जिएंगे मरेंगे, और यदि बड़ी बात करें तो मानवता और इंसानियत के लिए जिएंगे मरेंगे, और इस देश की माटी के लिए जिएंगे मरेंगे। आप क्या हमारा नुकसान करोगे? और जब सब लोग ऐसा सोच लेंगे तब इनके दिमाग में शायद कुछ अक्ल आ जाए कि नहीं भाई, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये तो जहाँ था वहीं ठीक थे, नहीं तो दूसरे लोगों को जगा देगा। तो हमको डरना नहीं है, काम करना छोड़ना नहीं है। और चूंकि यहाँ पर कर्मचारी लोग ज़्यादा बैठे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, वैसा भी भाषण देना हमको आता है, कैसे लोगों को जगाना वो भी आता है, और कैसे काम करना वो हमारे लोग जानते हैं। लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं या सरकार के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको रचनात्मक काम करना है। क्या काम करना है? रचनात्मक काम करना है। और आपके रचनात्मक काम से मेरे समाज के लोग कैसे सक्षम हो, उस दिशा में आगे बढ़ना है। अब रचनात्मक काम क्या है? हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस भरने के लिए तो हम लाख रुपए भी दे देते हैं। लेकिन मेरे गांव का जो भाई है, मेरे गांव के जो लोग हैं, क्या उनके बच्चों के लिए 1 लाख रुपए का चंदा आप लोग इकट्ठे कर सकते हो? ये संवेदना हम लोगों को जगाना होगी।
टैलेंटेड बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो IITian हो सकता है, वो मेडिको हो सकता है, वो PSC और UPSC फाइट करके कलेक्टर SP बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, तो उसको उठा के हमको सामने लाना पड़ेगा। चाहे मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, मेरे समाज का बच्चा है या इस प्रदेश या देश का बच्चा है, टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति से मेरी डिबेट हो रही है कि आप लोग जो शिक्षा की नीति है उसमें ऐसा कुछ कीजिए, जैसे यूपी का एक जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, इस देश में अच्छे जजमेंट आते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण आ जाए तो पूरा देश उसके पीछे टूट पड़ता है। पता नहीं क्या भेद है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। तो उस जजमेंट में कहा जाता है, नेता हो या अफसर, सबके बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में। बोलते सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, मास्टर पढ़ाता नहीं है, हम उसको कैसे काम करें। अरे भाई, जो प्राइवेट स्कूल है वो किसी शासन के रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? जब सारे रूल्स रेगुलेशन का फॉलो वहां हो जाता है तो सरकारी सिस्टम में क्यों नहीं हो सकता है? वो आपकी मंशा में खोट है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो उनसे जब मेरी डिबेट हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि आप कुछ मत कीजिए, आदिवासियों के अगेंस्ट आप लोग लड़ते हैं, सरकार के जवाई हैं, आप लोगों के कम अंक में सिलेक्शन हो जाते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, नौकरी हो, हम लोगों को तो कुछ बचा ही नहीं। हमने कहा कि एजुकेशन का सारा सिस्टम एक जैसा कीजिए और सारे के सारे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसकी व्यवस्था इस देश में कीजिए। तो मालूम है आपको उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि यदि देश के सारे लोगों को हम पढ़ा लिखा देंगे तो काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। वाह भाई, हम मजदूरी करें और आप बैठ के खीर पूरी मलाई जमते रहो, ये कौन सी व्यवस्था? इस देश के संविधान की आत्मा में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कही गई है, तो फिर कहाँ गई वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात? तो ये जो चीजें हैं हम लोगों को ठीक से समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं रचनात्मक काम की बात कर रहा था, ठीक है। पूरे देश में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। सरकारी स्कूल के बहुत सारे टीचर होंगे, आप लोगों के ऊपर पढ़ाई के अलावा दूसरे काम ज्यादा है या पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है? बताइए। दूसरे काम का प्रेशर ज्यादा है। गांव में मवेशी की गिनती करना है तो टीचर, गांव में हेडपंप चालू बंद करना, गिनती करना है तो टीचर, धात्री माताएं कितनी है तो टीचर, और जनगणना करना इंसानों की तो टीचर, और कोई काम है चुनाव करवाना तो टीचर। बच्चे जाए भाड़ में, स्कूल की शिक्षा जाए भाड़ में, आप तो ये काम के दो, ये काम सर्वोच्च प्राथमिकता का, ये नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, तुम्हारा कोई भी सुनेगा नहीं, शोकास भी जारी नहीं किया जाएगा और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? तो ये सब व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना होगी, और जो हम लोगों के बहकावे में आके सिर्फ नाच गा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले जाते हैं, उससे हमको सबक सीखना होगा कि आपने जो ज्ञापन दिया, आपने जो जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, उसका आखिर हुआ क्या? कितने लोगों ने अभी तक पूछा? हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, ज्ञापन देके चले जाते हैं। कौन व्यक्ति उस केस को कोर्ट तक लेके गया? कौन व्यक्ति जो पीड़ित पक्ष से वो हॉस्टाइल नहीं हुआ, उसका ध्यान रखा? किसको कहाँ दिक्कत हो रही उसको किसी ने जाके पूछा? उसके केस की स्थिति क्या है हम नहीं पूछते। हम एक दिन की अपनी राजनीति चमका के चले जाते अपने अपने घरों में, और ये शासन की व्यवस्था भी जब ये मामला ठंडा हो ना हो और दूसरा मामला आपके बीच में ला के पटक देता है और फिर हमारे जैसे लोगों को बुला के भाषण करवाता। तो हमको
तह तक जाना, और जब तक न्याय नहीं मिले तब तक लड़ना, अर्थात जब तक जीत ना हो तब तक हम लोगों को लगे रहना है। ये काम हम लोगों को करना होगा। मैं बात कर रहा था रचनात्मक काम की। तो ये जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हम चाहते हैं कि देश की तमाम व्यवस्था सरकारी हो। क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं, किस बात के लिए टैक्स देते हैं? आप जीएसटी देते, इनकम टैक्स देते, तमाम प्रकार के टैक्स देते भाई, इस पे सोचने की जरूरत है। इस टैक्स से जो आप सरकार चुन के बनाते हैं, अलग अलग मदों में अलाट करके आपके रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था करे, उसकी जवाबदारी इस देश की व्यवस्था की है। लेकिन नहीं कर पा रहे तो निकम्मे हैं, वो सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं। आपको शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, शिक्षा हमारा अधिकार है, लेकिन नहीं हो रहा है। इलाज के लिए प्राथमिक इलाज हमको फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, हम सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन का आपकी ताकत पे आप बंद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि देश की सरकारों पे पूंजीपतियों का कब्जा है। ये बात कहने में हमको कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। उनके इशारों पे नीतियाँ बनती है, आपके इशारों पे नीतियाँ नहीं बनती है। तो हमारे भी लोगों को एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन खड़े करना पड़ेगा, और वो आप लोग कर सकते हो, वो गांव का मजदूर किसान नहीं कर सकता। न तो समझता है वो, और न तो उसके पास में पैसा है कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सकें। तो ये काम हम लोगों को करना होगा। स्वास्थ्य की दिशा में हर व्यक्ति का इलाज हो, वो इलाज के बगैर मरे ना, ये हम सबकी जवाबदारी है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है। मेरे समाज का व्यक्ति बीमार व्यक्ति को लेके जाता है, और वो हॉस्पिटलों में जाने के बाद में कई बार पैसा नहीं होने की वजह से वापस लेके आता है, और गांव वालों को कहता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, आप बड़वे भोपे को दिखाओ। लेकिन मजबूरी ये होती है कि रियल में उसके पास में पैसा नहीं होता है। तो उसकी इलाज की व्यवस्था के लिए आपको अच्छे हॉस्पिटल बनाना होगा। ये काम हम लोगों के, पढ़े लिखे लोगों की काम करने की जरूरत है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि आदिवासी गायना जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करके छोड़ रहा हूँ। एक एक टॉपिक पे आप 3-3, 4-4 घंटे बात कर सकते हैं, यदि चिंतन मंथन करते हैं सही दिशा में तो। और नहीं तो सारा कचरा भरा पड़ा है यहाँ पर, पढ़ते रहो, और वो भी आप लोग भी पढ़ते रहो, वैसे ही करते रहो। अभी सबको आदिवासी सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोग अपने बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट ओपन कैटेगरी में चाहते हैं क्या? कोई एक आध हाथ ऊपर करो, एक आध ऐसा कोई बहादुर हो। कोई भी नहीं है। लेकिन अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। मैं किसी से पूछूंगा कि आपके समाज का एक अच्छा सा गीत यहाँ पर आकर गा दीजिए, भीली में, बारेली में, जो जिस भी भाषा में, शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं आएगा। आप अपने घर में अपनी भाषा में बात नहीं करते हो, क्यों? सिंधी करता, मुसलमान करता है, और समाज के लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। आप बात करोगे तो मर जाओगे क्या? आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी क्या? नहीं बात करोगे तो आपकी नस्ल खत्म हो जाने वाली है। महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया चालू हो गई है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आखिर हम क्यों दें? आप अपने देवी देवता का नाम बताओ, तो आप मुख्य धारा के देवी देवताओं के नाम बताओगे। आप पहनावे के बारे में बताओगे तो मुख्य धारा के पहनावे के बारे में बताओगे। आपकी बोली के बारे में पूछेंगे तो आप मुख्य धारा की बोली के बारे में बताएंगे। आपके तीज त्यौहार, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, वो अपने समाज की नहीं बता पाओगे, तो फिर हम आपको आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट क्यों दें? आपने अपनी अस्मिता और पहचान को बचाने के लिए कुछ किया है, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है, इसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन हमको इस पे चिंतन मंथन करना होगा। और क्यों करना? आदिवासी सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसलिए नहीं, इसके पीछे अध्यात्म और दर्शन है। मुझे बताओ, दुनिया में देवता ज़्यादा है या देवियाँ ज़्यादा है? बताइए। देवियाँ ज़्यादा है
अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, एक समय महिला प्रधान समाज हुआ करता था, इसलिए देवियों की संख्या, ये देवी देवता कोई ऊपर से नहीं पटकते, भगवान ऊपर से नहीं आते। आप लोगों के बीच में ही जो लोग रहते हैं कुछ काम ऐसे करते जिससे कि आप भगवान की कल्पना करते हो, वैसे ही छवि उसमें नजर आने लगती है और उसको दुनिया छोड़ने के बाद में धीरे धीरे संत महात्मा और लोग उसका भगवान का दर्जा दे देते हैं। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा देते हैं। तो हम क्यों अपनी संस्कृति को और पहचान को बचाएं? अभी भी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, गारो और खासी नाम की जातियां हैं वहां पर अभी भी महिला प्रधान समाज है। वहां जैसे मेरी माता बहना को घर छोड़ के आना पड़ता है, वहां वैसा नहीं होता है, पुरुष को अपना घर छोड़ के बहना के घर जाना पड़ता है, अभी भी है। और घर का सारा संचालन माताएं करती, बहनें करती है। पुरुष को बाजार जाना है तो घर में से पैसे निकाल के उसको देती है और वो हिसाब करके वापस माता बहनों को बताता है। तो ये व्यवस्था अभी भी है वहाँ पर। एक तो ये बात है। मेरे समाज में जितनी भी पूजा पद्धति, अभी आप छोड़ दीजिए, आप बदल गए हो, मेरे को उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं बदल गए तो, लेकिन क्यों नहीं बदलना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे समाज में जितने भी पूजा पाठ होती है उसमें महिलाओं को पहले रखा जाता है या पुरुष को पहले रखा जाता, बताइए। महिलाओं को पहले रखा जाता है। महिला के बगैर कोई भी पूजा पाठ संपन्न होती है क्या, बताओ मुझे? नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आदिवासी समाज में महिला और पुरुष का समान दर्जा है, इसलिए आपका आदिवासी की पहचान बचाए रखना है, इसलिए आपका आदिवासी समाज की संस्कृति बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि आप आदिवासी है, कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, छात्रवृत्ति मिल जाएगी, योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, नहीं। ये दुनिया के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए भी इस दुनिया में आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना जरूरत है। और जो लोग आदिवासी संस्कृति अर्थात मूल को छोड़ दिए, वापस उनको जड़ और की तरफ, तने से पत्तियों से जड़ की तरफ लौटना पड़ेगा। आप देखिए आदिवासी समाज में कितने ऐसे पुरुष हैं जो बगैर शादी के रहते हैं, जानकारी में होंगे 10, 15, 20, 100, 150, 200, 1000 नहीं मिलेंगे। दूसरे समाज में लिंगानुपात कम है, ये हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग सर्वे और एनजीओ के आंकड़े और देश के सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दहेज प्रथा है, वहाँ पर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। हम लोग, अलग बात है, सुधरने के चक्कर में हमारे भी कुछ साथी समस्या से ग्रसित हो गए कि हमको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। लेकिन मूल संस्कृति और परंपरा की बात करें तो बेटा हो या बेटी, दोनों के जन्म पे हम लोग खुशियाँ मनाते हैं या नहीं मनाते? इसीलिए आदिवासी समाज में लिंगा अनुपात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो फिर क्यों हम हमारे समाज की संस्कृति छोड़े जहां पर माता बहनों को समानता का दर्जा मिलता है? दूसरी जो बात है, हमारे लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग सुधर गए इसलिए दूसरी पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? जब हम पूजा करते हैं तो हाथ में पानी लेते हैं, पहले गोबर से लिपते हैं ताकि वहां पर जितने भी जीव जंतु कीटाणु हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद में पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद में अनाज चढ़ाते हैं, उसके बाद में दूसरी चीज़ें चढ़ाते हैं। और बोलते क्या है? शिव मारे किंदा हड़े कहने बाजली चांद ने सूर्यमन धरती माता डूबे आंदोलन ने काने बेहरा आमु गाड़ा गेला मुंछा से आमरे जीवी गलती हो जाए आमु काजे माफ कर दे ऐसे करें ना पर पूजा। फिर उसके पीछे का दर्शन समझने की जरूरत है, सिर्फ उस बात को समझने की जरूरत नहीं है। आदिवासी समाज न तो नास्तिक है और ना ही आस्तिक है, आदिवासी समाज वास्तविक है। अर्थात जिसने, मैंने अपने पुरखों को देखा, खत्री को देखा, मेरे दादा ने मेरे जो
पुरखे खत्रीज थे उनको देखा, अर्थात वास्तविकता की पूजा करता है या जल की पूजा करता है, जंगल की पूजा करता है, पानी की पूजा करता है, धरती की पूजा करता है, चांद की पूजा करता है, अन्न की पूजा करता है। अर्थात जो उसके देन-देनी में जो चीजें काम में आती है या जिसको उसने देखा है, वास्तविकता की पूजा करता है। अंधविश्वास में आदिवासी समाज नहीं जीता है। दूसरी जो बात है बड़ी, आपका पत्थर खत्म हो जाएगा तो आपकी जिंदगी, मतलब जिसको आपने आस्था श्रद्धा में, किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। कोई दूसरी चीज खत्म हो गई, क्योंकि थोड़ा सा आउटलाइन में चलता हूँ, ज़्यादा गहराई में चले जाऊंगा तो किसी भावना को ठेस पहुंचेगी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो आप दूसरी चीजें यदि नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आपने पानी को हाथ में लिया और उसको बचाने की जो बात कर रहे हैं, आपने अनाज को हाथ में लिया उसको बचाने की जो बात कर रहे हैं, आपने हवा का नाम लिया उसको बचाने की जो बात कर रहे हैं, आप जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, आप जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं, आप चांद को बचाने की बात कर रहे हैं, आप सूरज को बचाने की बात कर रहे हैं, आप तारे को बचाने की बात कर रहे हैं। यदि ये रहेंगे तो दुनिया रहेगी, ये नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए आदिवासी समाज इनकी पूजा करता है। तो आप बताइए कि ये सब छोड़ना चाहिए कि हमको सुधरने के चक्कर में? नहीं, जो दूसरे लोग बिगड़ गए हैं उनको भी बोलना है कि तुम भी सुधर जाओ, हमको गालियां देना बंद करो कि आदिवासी को सुधारो, ऐसा करके मत आओ हमारे बीच में, आदिवासियों से सुधर जाओ, ऐसा करके हम लोगों के बीच में आओ। ये हम नहीं कह रहे, इस देश की महान विदुषी महाश्वेता देवी वर्मा के वर्ड्स है। दूसरी जो बात, 2015 में पृथ्वी परिषद हुआ, उसमें मार्क उलुविला नाम का एक वैज्ञानिक था। तो दुनिया में जो उष्णता बढ़ रही है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे सब लोगों को, विद्वानों को, पर्यावरणविदों को बुलाया, सबने अपने अपने तर्क रखे। उसमें मार्क उलुविला ने एक ही बात कही, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, यदि इस देश या दुनिया में तापमान को कंट्रोल करना है तो आदिवासी जो भारत देश के मूल निवासी है उनकी संस्कृति को अपना लीजिए, ये जो उष्णता तापमान में ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये वो मार्क उलुविला जो बड़ा वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है, वो बोल रहा है। लेकिन हम लोग भी लोगों के चक्कर में आ गए और हम लोग भी बोलते हैं अपने घर में माता पिता और जो गांव में जाते हैं उनको, अरे सुधर जाओ, ऐसी क्या शादी होती है? जब तक घोड़े को नहीं बुलाए और किसी को बुलाए नहीं, पूजा नहीं करे, 7 फेरे नहीं लगाए, वो क्या शादी है तुम्हारी? अरे भाई, बगैर पैसे में आपकी शादी संपन्न हो रही है, सब लोग आते खुशी से मिल बैठ के बातें करते खाते चले जाते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं या लाखों रुपए खर्च करते, फिर भी 10 गालियाँ देता है। पूरी थोड़ी सी कच्ची थी, लड्डू थोड़े मीठे नहीं थे, पानी तो दे ही नहीं रहे थे साले। और जो बाराती आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसमें मूल्य छुपे हुए हैं, लेकिन गहराई से उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको कितने लोगों को मिलना चाहिए, ये आपको ही आत्ममंथन करना है, हम नहीं बोलेंगे। और आपकी आदिवासियत एक अच्छा वर्ड है, इस पर रिसर्च कीजिए आप लोग भी। आदिवासियत बचेगी तो आदिवासी बचेगा, आदिवासी बचेगा तो पर्यावरण के साथ में जो एक संतुलन है ना वो बचा रहेगा, और पर्यावरण संतुलन बचा रहेगा तो ये दुनिया बचने वाली है। इसलिए हमारी संस्कृति बचेगी तो आदिवासी तो बचेगा, लेकिन गैर आदिवासी भी बचेगा जो मार्ग भटक गया है। इसलिए उनको भी हमको सहयोग करना चाहिए। हम आपके भले का काम कर रहे हैं, इसलिए जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लड़ाई है, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, ऐसा हम खुले मंच से बोलना चाहते हैं। आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, मत बनाइए इतने बड़े डैम। नहीं तो अमेरिका में डैम फूटा था कुछ दिन पहले, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर डैम फूटा था, कितने लोग मरे थे। भूकंप आ सकता है या नहीं आ सकता है।
आप कितनी भी क्षमता का बना लीजिए और ज़्यादा बड़ा भूकंप आया, फूटा तो सबको पाप साफ करके लेके जाएगा। कौन पाप वाला कौन पुण्य वाला कोई नहीं पहचानने वाला, इकट्ठा जाएगा। यहाँ कौन सा डैम था जो फूटने वाला था? पूरे रास्ते बंद कर दिए गए। कारम डैम फूटने वाला था, बढ़ गई थी सबकी धुक-धुकी। तो काहे बनाते इतने बड़े डैम आप लोग? छोटे छोटे बनाइए। बिजली आजकल इतने मशीनें आप लोगों ने ईजाद कर दी है, पानी को और फोर्स से और ऊपर से गिराइए, टरबाइनों को घुमा दीजिए और फोर्स दीजिए, बहुत दूर तक चले जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो उसके पीछे का मकसद कुछ और छुपा हुआ है। तो साथियों, ये जो चीज़ें। दूसरा, हम लोग अभी वर्तमान में संगठन, ये फलाने संगठन का, ये इस संगठन का, ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये खड़के जी से जुड़ा, ये मोयल जी से जुड़ा, ये मौर्य जी से जुड़ा, ये बर्डे जी से जुड़ा, ये कुछ समझ में नहीं आता। हम मानवता और इंसानियत से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये काम कर रहे हैं हम उनके साथ में रहेंगे, इतनी ही बात है। इससे ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी लड़ाई को, जो अन्याय अत्याचार दमन शोषण हो रहा है, उसको हमको यूनिवर्सल खड़ी करना पड़ेगी कि इट इज़ द इनजस्टिस, ये अन्याय हो रहा है। अभी जो मणिपुर की घटना हुई, हम लोग बोल रहे आदिवासी महिला के साथ में हुई, हमको बोलना चाहिए नारी शक्ति के साथ में हुई, महिला के साथ में हुई, माता के साथ में हुई, बहनों के साथ में हुई, तब दूसरे लोग आपके साथ में जुड़े। वो दूसरे भी ऐसे गए, आदिवासी वो तो यूनाइटेड है ही नहीं, मार डाला तो मार डाला, घुमा दिया नंगा, हमारे बाप का क्या जा रहा? अरे भाई, तेरी भी माता बहनें हैं, तू भी जरा शर्म कर। इस प्रकार की घटना, जहां हम लोकतंत्र बोलते हैं, जहां देश का संविधान लागू है, वहां पर इस तरह की घटना होती, हमको शर्म आती है। आपको भी शर्म आना चाहिए। और देश के जो बड़े लोग हैं, उनके मुंह से पता नहीं क्या मुंह में भर दिया है, कपड़ा भर दिया, नाक बंद कर दिए, कान बंद कर दिए। क्या आपको बोलने में शर्म आती है? क्यों? आपको हिंसा में विश्वास है क्या? अहिंसा, ये गांधी जी का देश है, अहिंसा के पुजारी है, उसका देश है। उस देश में यदि खून की होली खेली जाती तो हमको मंजूर नहीं है, और यदि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो भी हमको मंजूर नहीं है। या मानवता और इंसानियत पे बात होना चाहिए, खून की होली रुकना चाहिए। और ये लड़ाई अन्याय अत्याचार दमन शोषण के खिलाफ खड़ी होना चाहिए, न सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई है सर। अरे मैं जो बात बोल रहा था कि आप ये सब चीज करके, पलायन करके, ये करके वो करके आदिवासियों को मारने वाले ऐसा सोच रहे हैं, खत्म कर देंगे, हम मौज करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप मरोगे, उसके बाद में हमारा नंबर आएगा, क्योंकि हम तो जंगलों में रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी कोरोना आया था, आप लोग ने देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कई अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सोशल डिस्टेंस, व्हाट इज सोशल डिस्टेंस? हमारे पुरखे पहले से ही एक मकान यहाँ बनाते, दूसरा मकान वहां बनाते। हमको क्या सिखाओगे आप लोग? फिजिकल डिस्टेंस, आपने सोशल डिस्टेंस कह दिया। आप लोग इतने उन्नत हो गए, विकसित हो गए। मुझे बताइए, कोरोना महामारी आई, हमारे भी साथी चले गए, दुख है, संवेदना है हमको। लेकिन अमेरिका, जापान, चाइना में ज्यादा लोग मरे या भारत देश में? बताइए। जो जितना विकसित, उसमें सबसे ज्यादा लोग मरे। यदि भारत देश की बात करें तो इंदौर में ज्यादा मरे, या आपका जो कौन सा गांव है पास में, गांव का कोई नाम बताओ है? काली बावड़ी में ज्यादा लोग मरे या धामनोद में? इंदौर में ज्यादा मरे या धामनोद में? वो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, अच्छे सारे यंत्र तंत्र हैं, क्यों नहीं बचाया आपने? क्यों ताले लगाए अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में? क्यों वो डॉक्टर झोला छाप काम आया आपके? ये समझने की जरूरत है। आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन उच्च कोटि का, हमको गर्व होना चाहिए कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं। कोरोना जैसी महामारी भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाई। तो दुनिया वालों सुन लो कि अब हमको उल्हाने देना बंद करो।
और हमारे पीछे पीछे चलो, हम भी बचेंगे, तुमको भी बचाएंगे हम लोग। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वैसे तो बात लंबी की जा सकती है, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन कल भी कार्यक्रम है। हम आदिवासियत बचाओ यात्रा लेके आ रहे थे। बड़वानी में मेरा टॉपिक था कि पढ़े लिखे लोगों का हमारे गांव के लोगों के प्रति क्या जवाबदारी। तो बेचारे यात्रा जब आती है ना, तो जो टाइम देते उसे 2-3 घंटे लेट ही पहुंचते हैं। तो वो 6 बजे से माला फूल आरती वारती लेके खड़े थे और हम लोग पहुँचे 9 बजे, 8:30-9 बजे। और उसके बाद में जो भाषण चालू हुआ मेरा, सब लोग वो भी भूखे थे, हम भी भूखे थे, हम सुबह से नहीं खाए, सुबह का भी भोजन हमने नहीं किया था। लेकिन जब बोलते हैं ना कि वो यारी मिल जाती है, दोस्ती हो जाती है, या काम में लीन हो जाता है, तो भूख प्यास कुछ नहीं लगता। तब जब हमने बोलना चालू किया 11 बज गई, फिर भी लोग सुन रहे थे। क्यों? दिल की आवाज़, सच्चाई की आवाज़, ये झूठा ढोंग ढोकसला ये कोई नहीं सुनता है। आप आधे घंटे में बोर हो जाकर चले जाओगे, नेता का भाषण यहाँ के करवा दो आप, आधे घंटे में भीड़ खत्म नहीं हो जाए तो मुझे मत बोलना। लेकिन हमारे समाज की असलियत है, सच्चाई है, तो हम लंबी बात कर सकते हैं और यही दुनिया को बताना चाहेंगे। सिर्फ हम आदिवासी आदिवासी, हमको बचाओ, हमारे खिलाफ अन्याय मत करो, हमको छोड़ दो, हमारी संस्कृति को खत्म मत करो। यदि ऐसा बोलोगे तो कोई नहीं सुनने वाला। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिली थी आप लोगों को, उसको घोषित करवाने के लिए हम लोग गए थे मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया के पास में। सरकार किसी की भी हो, अभी की सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। तब हम डाटा लेके गए थे, इस मध्य प्रदेश में इतनी जनसंख्या है, इतने प्रतिशत हिंदू है, इतने प्रतिशत मुस्लिम है, इतने प्रतिशत जैन है, बौद्ध है, सिख है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। इनके इतने महापुरुष, इनके इतने त्यौहार, इनकी इतनी छुट्टियाँ। हम 22%, हमारे कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं, कोई महापुरुष की छुट्टी नहीं। जब तथ्य के साथ में बात किए, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ये तो सही बात है, इंडस्ट्री से है यार। तब जब सीएस थे, उनको बुलाया कि साहब इनकी 2 ही मांग है, 1 लाख पदों की भर्ती और 9 अगस्त की छुट्टी की घोषणा, बस 2 ही मांग है बड़ी बड़ी, इसमें अपने को वर्क करना है। तो वो आके बोलने लगे कि ये 1 लाख तो बोले झूठ है या कुछ भी बोलते हैं, 1 लाख नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, अभी सब खत्म हो गया वो लोग। तो हमने उनको कहा कि यदि ये खत्म हो गया तो ये सरकार झूठी है। क्यों झूठी है? कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब आप डाटा रखते हो तब बोलते हो कि 1 लाख के 1,04,000 पद खाली है, और अभी हमारे सामने बोल रहे हो कि 1 लाख के कोई भी पद नहीं है। तो सरकार झूठी है साहब। फिर 9 अगस्त की छुट्टी की बात आई तो हम तो साहब पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं, अभी नए सिरे से कैसे करें? तो हमने कहा सरकार होती है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी कानून को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, नया कर सकती है, सब कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो भैया एक छुट्टी डिक्लेयर कर दो हमारे समाज के नाम पर, हम लड़ने के बाद में डिक्लेयर किए। तो पिछले 2 साल से भी लड़ रहे हैं। अभी भी ऐसी अफवाहें चली थी कि 20 जिलों में छुट्टी की घोषणा हो गई, लेकिन शायद सर्कुलर आ गया क्या? नहीं आया। पता नहीं क्या तकलीफ है हम लोगों से। एक दिन हमको भी दो भाई, तुम्हारे तो कई सारे बहाने हैं, कई सारे दिन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक दिन डिक्लेयर करता है तो बोलते हैं कि ये तो अलग चाल है, ईसाइयों का है, कुछ मुसलमानों का है, कुछ विदेशियों की चाल है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। और जब बाबा रामदेव योग दिवस घोषित किया जाता है यूनो द्वारा, तब हम पूरा देश भर वाले लोग मनाते। क्यों? वो एक ही यूनो है भाई, एक ही यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये भेद मत करो। तो एकता की बात करके मैं मेरी बात को खत्म कर दूँगा। ये जो अभी मेरे साथी यहाँ से वाचन कर रहे हैं, आप लोग सोचिए कितनी दर्दनाक बात है। नेमावर में मेरी बहनें और मेरे भाइयों को 10 फीट का गड्ढा किया जाता है, उसको गाड़ा जाता है, नमक डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको निकालेंगे तो पहचान नहीं आना चाहिए। वाह, क्या मानवता, क्या इंसानियत है। फिर नीमच में जाते हम
तो एक मेरे आदिवासी भाई को पिकअप से बांध के खींचा जाता है, और तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। खेरकुंडी खरगोन में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है आदिवासी भाई। मानपुर में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। महू में एक बहन की हत्या होती है, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, निहत्थे लोगों के ऊपर पुलिस फायरिंग करती है और व्यक्ति को मार डालती है। और सीधी में ये लोकतंत्र है, उसमें भी ये पता नहीं कौन सी मानसिकता है कि खड़े खड़े नशे में चूर होकर पेशाब करता, पिस्टल पीता और अपनी ठाट बजाता है। और मणिपुर जैसे राज्य में जानबूझकर दो समुदायों को लड़ाया जाता है और 300 से 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को अपने सम्मान के साथ में धर्म को मानने और जीने का अधिकार है। लेकिन नहीं, एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के आस्था के केंद्रों को तोड़ दिया जाता है और देश के लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसलिए धामनोद के लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि शांति प्रिय ढंग से कैंडल मार्च करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आपने संवेदनाओं जो जिंदा है, अभी जो मरा है ना इस देश में या समाज में, वो संवेदना मर गई है। मेरा बच्चा मर जाए तो लगता है कि हाँ मेरा बच्चा मर गया, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई मौत हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। ये हम जो आधुनिक समाज, विकसित समाज की जो परिकल्पना कर रहे हैं, एक ही मल्टी में एक मौत हो जाती है तो दूसरा लोग तो खीर पूरी खाते हैं और उस मल्टी के एक उसमें रहने वाला व्यक्ति वो मातम मनाता है। ऐसी संवेदना मर चुकी है। और आदिवासी समाज में यही संवेदना, जब गांव में मौत होती है तो सारे लोग मातम मनाते हैं और उस घर में खाना नहीं बनता है तो पड़ोसी के लोग 4-5 दिन तक आकर खाना देते हैं और उसके घर में शाम को भी बैठने आते, सुबह भी बैठने आते। क्यों? क्योंकि उसको भी दुख की भावना से निकाल के बाहर लाए, इधर उधर की बात करे और उसके मन को थोड़ा सा बाहर निकाले। तो ये जो संवेदना आप लोगों ने बचा के रखी है, ये आदिवासियत का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम आदिवासी हैं और यहाँ आगे सारी चीज़ें बदल गई, ऐसा नहीं है। आप में संवेदना बची है और हमारा जो काम है आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में फिर से संवेदना जगाने का है। जब संवेदना जगेगी तो मानवता और इंसानियत फिर से दुनिया में खड़ी होगी और फिर हम मानव को समझने लगेंगे। धर्म के बीच में, पार्टी के बीच में, पंथ के बीच में, गरीब अमीर के बीच में, महिला पुरुष के बीच में, काले गोरे के बीच में जो भेद खड़े किए हैं, ये भेद मिटेंगे, नहीं तो ये भेद बढ़ते जाएंगे। एक सिंपल सा उदाहरण मैं बताऊं कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी अननोन पर्सन आ जाता है, हमारे घर पे दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा तो आदिवासी में लगता नहीं दिन के टाइम पे, हम लोग अलग है, सुधर गए करके हम लोग भी क्लिक लगा देते हैं। लेकिन गांव में जाओ, दिन में दरवाज़ा नहीं लगता है। कोई भी आया उसको दरवाजे पे नहीं पूछते तुम कौन है, किस लिए आए, कहाँ से आए। घर में बुलाते हैं, टूटी फूटी खटिया डालते हैं, टूटी फूटी गोदड़ी बिछाते हैं और उसके बाद में चाय पानी पूछने के बाद में खाने का वक्त है तो खाना पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, उसकी जात नहीं पूछते और फिर डरते हुए पूछते कि भाई साहब आप लोग क्यों आए हैं, क्या काम है। ये आदिवासी समाज की चीज़ें हैं। तो हमको फिर से वापस खड़े करना है और एकता के सूत्र में बंधना है और देश में इस प्रकार का जो माहौल हुआ है उसके खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद करके हमको निकल पड़ना है और लोगों को जगाना है। अभी तो नौकरी वाला नौकरी करे, पढ़ाई वाला पढ़ाई करे, खेती किसानी वाला खेती किसानी करे, मजदूरी वाला मजदूरी करे, व्यापार वाला व्यापार करे, नेतागिरी वाला नेतागिरी करे, अपने अपने हिस्से का काम करे। लेकिन जब वक्त आ पड़े, जब वक्त आ पड़े, उलगुलाल की बात आए, बिरसा के उलगुलाल की बात आए तो नौकरी वाला नौकरी छोड़ेगा,
काम धंधे वाला काम धंधा छोड़ेगा, खेती वाला खेती छोड़ेगा, मजदूरी वाला मजदूरी छोड़ेगा, और व्यवसाय वाला व्यवसाय छोड़ेगा, और नेतागिरी वाला नेतागिरी छोड़ेगा। और जब हम फुल गुलाल के मूड में होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। अब कर लीजिए कितना भी अन्य अत्याचार, दमन, शोषण, लेकिन हमारा यह गुलाल का नारा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई, ईमानदारी और मानवता और इंसानियत की है, पर्यावरण को बचाने की है, जल जंगल जमीन को बचाने की है। हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे, हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, तुम भी जियो, हम भी जिएंगे। जियो और जीने दो वाली बात है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थक गए होंगे, नारे लगा लेना, मुझे भी जोश आ जाएगा और मैं मेरी बात को ख़त्म कर दूँगा। थक गए और भूखे होंगे, हम तो सुबह से नाश्ते में हम भी खाना नहीं खाए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो आपकी आवाज़, आप लोग बोलते हैं ज्ञापन छोटा सा लिखा, 4 लाइन का लिखा और किसी तख्ती पे या किसी उस पे लिखा था, लेकिन सरकार की क्या कहना चाहिए, नाक कान आँख आपके ऊपर है। आपकी सारी की सारी बातें ऊपर जाएगी, सारी की सारी बातें ऊपर जाएगी। इसलिए थोड़ी सी आवाज़ लगाइए और आपकी भावनाओं को इस देश की गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाइए। ये जागेगी तभी काम बनने वाला है। और आने वाले समय में 23 और 24 भी आ रहा, लोकतंत्र में मताधिकार की बात करना गलत नहीं है, मतदाता को जागरूक करने वाली बात गलत नहीं है। तो हमको समझदार और ईमानदार व्यक्ति को, जो समाज का वफादार है, उसको वहाँ भेजना, वो वहाँ जाके लड़ेगा, बात करेगा। नहीं तो गूंगे बहरे लोग पीछे बैठेंगे, जमाई देंगे। जमाई वाले लोग इस समाज को नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग चाहिए, टंकिया भीम जैसे लोग चाहिए, बिरसा मुंडा जैसे लोग चाहिए। तो ये हम लोगों को करना होगा। जागरूकता का और पढ़े लिखे का हमको अपनी निशानी देना होगी। गांव के लोगों को, परिवार को हमको समझाना होगा कि कौन हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन है और कौन हमारा कम बड़ा दुश्मन है। दुश्मन तो सभी है, लेकिन कम बड़ा कौन है वो चयन हमको करना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? आदिवासी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? आदिवासी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? दूसरा, मणिपुर में शांति बहाली